नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 20 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 20 है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276 शो हो रहा है। अगर आप लोग को एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और इसका जो पूरा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, वो 1499 रुपये का है। इसमें आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सारे नोट्स, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, वीडियो सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा 2500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी आप लोग को मिलेगा। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मास्टर टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 20 है। पीडीएफ फॉर्मेट में देखा जाए तो पीडीएफ भी आपका 7 है। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। प्रश्न संख्या 11 आप लोग की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे आप जरूर बिल्कुल देखा करिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया? तो वह है स्वदेशी आंदोलन। विकल्प जो है आपका सही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपका वंदे मातरम लोकप्रिय गीत बना था। विकल्प ए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम से गूंज उठी थी। बाद में यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। प्रश्न 12 देखिएगा, स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए थे? तो वह किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए थे? तो यह अशोक आंदोलन में तो नहीं था, चंपारण में भी नहीं था, यह बंग विरोधी आंदोलन में स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया था। विकल्प डी। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल के नेताओं को लगा कि केवल प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों से ब्रिटिश शासकों को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए और भी सकारात्मक उपाय करने होंगे जिससे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता चल सके। इसी का परिणाम था स्वदेशी एवं बहिष्कार। प्रश्न 13 देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। विचार करिए। जिन स्कूलों और कॉलेज, देखिए पहला है, जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे उन्हें प्राप्त सरकारी सहायता और विशेषाधिकार छीन लिए गए। तो बिल्कुल, जिन कॉलेजों और स्कूलों में क्या हुआ था, छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय थे ना, वह उस कॉलेज की मान्यता ही खत्म कर दी गई और जो भी सहायता मिली थी वो सब कुछ सहायता सरकार ने खींच लिया। ठीक है। इस आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। स्वदेशी आंदोलन में बिल्कुल स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। स्वदेशी आंदोलन का चरित्र अखिल भारतीय था। बिल्कुल, यह भी बात सही है। देखिए, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सकता है? 1, 2, 3। विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकार ने छात्रों को दबाने की हर संभव कोशिश की थी। जिन स्कूलों और कॉलेज के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय हों उन्हें दंडित करने के आदेश जारी किए गए, उन्हें प्राप्त सहायताएं एवं विशेषाधिकार छीन लिए गए, उन्हें विश्वविद्यालयों से निष्कासित कर दिया गया और आंदोलन में शामिल छात्रों को छात्रवृत्ति रोक दी गई थी। उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित रखने का फैसला किया गया। स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्य वर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएं जुलूसों धरने में शामिल हुई। पहली बार ऐसा हुआ था कि महिलाएं स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय हुई और धरने में शामिल हुई, जुलूस में शामिल हुई थी, पहली बार। ठीक है। और यह इसका जो स्वरूप था स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का, यह अखिल भारतीय था। स्वदेशी आंदोलन का चरित्र अखिल भारतीय था। स्वदेशी और स्वराज की गूंज जल्द ही बंगाल के बाहर दूसरे प्रांतों में भी गूंजने लगी। प्रश्न 14 देखिएगा, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। विकल्प जो है आपका सही है। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अखिल भारतीय अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था। 1904 में बनाया था। ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन संबंधित थे? खुदीराम बोस। ये तो सही है। दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित कौन थे? रास बिहारी बोस। बिल्कुल सही है। नासिक षड्यंत्र केस से कौन थे? तो यह अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे। ठीक है। बसंत कुमार विश्वास नहीं थे। बसंत कुमार विश्वास जानते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस से ही संबंधित थे बसंत कुमार विश्वास।
तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, ये देखिए 1 भी सुमिलित है, 2 भी सुमिलित है, 1 2 सुमिलित है, विकल्प सी। ठीक है, देखिए हमारी जो व्याख्या होती है ना, एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की जो मास्टर टेस्ट सीरीज है ना, ये बिल्कुल मास्टर टेस्ट सीरीज है, और मैं 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ। मैं पूरी तरह से यकीन के साथ बोल दे रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हो, या डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी हो, या यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सबके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा हमारी यह सीरीज, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल के 2 क्रांतिकारी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ला चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में एक बग्घी पर बम फेंका था, जिससे वे समझते थे कि बदनाम जज किंगफोर्ड उसमें बैठा है। लेकिन इस घटना में किंगफोर्ड बच गया, किंतु उसकी पत्नी और पुत्री मारी गई थी। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को 1908 में 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। वे सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले पहले क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस। 20वीं सदी के आरंभ में क्रांतिकारियों का हौसला इतना बढ़ गया था कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय सरकारी जुलूस में हाथी पर बैठा था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, और वहां पर भी बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना रास बिहारी बोस द्वारा बनाई गई थी। यह घटना क्या मानी जाती है? दिल्ली षड्यंत्र केस मानी जाती है। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत सभा जो है, विनायक बीडी सावरकर के द्वारा स्थापित सभा थी, और इसके सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। ठीक है, तो इन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। ठीक है, और यह जो घटना है यही आपका नासिक षड्यंत्र केस कहलाता है। प्रश्न 16 देखिएगा, 20वीं सदी के आरंभ में क्रांतिकारी आतंकवाद के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। क्रांतिकारी आतंकवाद के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो इन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी और बम की राजनीति का सहारा लिया। तो बिल्कुल क्रांतिकारी आतंकवाद में क्या है? व्यक्तिगत बहादुरी और बम की राजनीति का सहारा लिया गया था, सही है। इन्होंने इन क्रांतिकारियों की गतिविधि केवल भारत देश के अंदर तक ही सीमित थी, ये गलत है। ठीक है, क्रांतिकारियों की गतिविधि जो थी ना, भारत के बाहर भी थी, लंदन और पेरिस तक थी। ठीक है, इनका जनता में बहुत व्यापक आधार था। तो बिल्कुल ये बात है आपका सही नहीं है, जनता में व्यापक आधार नहीं मिला था क्रांतिकारी आतंकवाद को। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य आपका 2 भी है और 3 भी है, मतलब विकल्प बी। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों के केंद्र विदेश में भी खोले थे। इसका पहल लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। विनायक दामोदर सावरकर और हरदयाल ने भी इसमें योगदान दिया था। जबकि मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में पेरिस इंडियन सोसाइटी, देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और पेरिस में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, अमेरिका में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए सोहन सिंह भागना ने हिंद एसोसिएशन की स्थापना किया था। तारकनाथ दास ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किया था। एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में आतंकवाद की सफलता निश्चित थी, जिसे जनता को गतिमान नहीं बनाया गया। वास्तव में जनता में इसमें कोई भी आधार नहीं था, मतलब जनता का व्यापक आधार नहीं था क्रांतिकारी आतंकवाद में, ये बात है। प्रश्न 17 देखिएगा, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहां से प्रकाशित होते थे? संध्या और युगांतर प्रकाशित होते थे बंगाल से, विकल्प डी। ठीक है, 1904 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे थे। इनमें बंगाल के संध्या और युगांतर और महाराष्ट्र के काल प्रमुख थे। ठीक है, यह आपकी क्रांतिकारियों की पत्र थे, संध्या और युगांतर, और महाराष्ट्र से क्या छपता था? काल। ठीक है, प्रश्न 18 देखिएगा, 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। मतलब बनारस अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। देखिए 1905 में जो अधिवेशन हुआ था ना, यह बनारस में हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी, न कि रास बिहारी बोस। तो यह कथन गलत है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया, यह सही है। कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के बाहर फैलाना चाहते थे। तो देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर ही फैलाना चाहते थे, बाहर नहीं फैलाना चाहते थे। ये भी बिल्कुल सही, ये भी आपका क्या हुआ? गलत हुआ। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल दो, विकल्प बी। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। पहला कथन सत्य है। 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोखले ने बंगाल विभाजन और कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी शासन की खुलकर निंदा की थी। दूसरा कथन सत्य है। 1905 के अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। तीसरा कथन सत्य है। इस अधिवेशन में नरमपंथी गरमपंथी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भाषण हुई और मतभेद हुए थे। नरमपंथी कार्यकर्ता बहिष्कार को, देखिए इस अधिवेशन में क्या हुआ था? 1905 के अधिवेशन में गरमपंथी नरमपंथियों के बीच में मतभेद हो गया था। नरमपंथी कार्यकर्ता ये चाहते थे कि बहिष्कार को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, ठीक है, और विदेशी मालों तक सीमित रखा जाए।
ठीक है। जबकि गर्मपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को बंगाल के बाहर पूरे देश में फैलाना चाहते थे, ठीक है। प्रश्न 19 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन और स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? तो यह था 1906 का अधिवेशन और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसमें पहली बार स्वशासन एवं स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। व्याख्या देखिएगा, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नरम दल और गरम दल में रस्साकशी हुई। अंत में समझौता दादा भाई नौरोजी के नाम पर हुआ, जिन्हें सभी राष्ट्रवादी एक महान देशभक्त मानते थे। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की थी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन और उपनिवेशों की तरह का स्वशासन एवं स्वराज है। इस घोषणा से राष्ट्रवादियों में बिजली की तरह लहर दौड़ गई, ठीक है। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह 1907 के अधिवेशन में हुआ था, विकल्प सी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे ही जिस तरह से प्रश्न मैं आप लोग को एनसीईआरटी की सीरीज का मैं दे रहा हूँ, 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ आप लोग को मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपका अलग से है और मास्टर टेस्ट सीरीज आपका अलग से है। चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ आपको उपलब्ध मिलेगा। और ये सब कुछ आपका 1499 रुपये की सीरीज में है और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। तो जो भी लोग गंभीर हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। तो दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।